मैं पीएल सोनी, वरिष्ठ नागरिक संघ समिति बालको नगर का महासचिव बोल रहा हूं। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम का संयोजन करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आज हमारे बीच में श्री एस जैन कवर्धा से हैं, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। श्री लालचंद जैन जी से निवेदन करूंगा कि एस जैन साहब का परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित कर। धन्यवाद सोनी जी। आज की छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फ्रेंस की साप्ताहिक मिलन बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु मैं कवर्धा के जाने माने गणमान्य प्रतिष्ठित हमारे वरिष्ठ नागरिक संघ कवर्धा के कर्ता धर्ता श्री एस जैन जी को आमंत्रित करूंगा। वे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वरिष्ठ नागरिक कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी के सदस्य भी है। इसके अतिरिक्त उनका पूरा परिवार, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये रही है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उनके पिताजी, उनका देश की स्वतंत्रता में बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं श्री एस जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करे और साथ में हमें उद्बोधन दे। श्री एस जैन कवर्धा जी। मैं आज कोरोना की ये सेकेंड वेव जो चल रही है उसके समय हृदय रोग के विशेषज्ञ में हमें जानकारी देने के लिए आए हुए विशिष्ट यानी विशेषज्ञ जो है श्री अखिल वर्मा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कोरोना महामारी में हमारे जितने भी साथी बचे हुए हैं, वरिष्ठ साथी, उन सब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के समय में हृदय रोग विशेषज्ञ होना एक महत्वपूर्ण बात है। मानव शरीर में हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी संरचना अति क्लिष्ट होती है। पहले इसके इलाज के लिए, इसके उपचार के लिए केवल दवाइयां ही हुआ करती थी और या फिर ओपन हार्ट सर्जरी ही इसका एक विकल्प था। परंतु आज ये केवल डॉक्टर ही नहीं, एक इंजीनियर भी है जो कि बिना ओपन हार्ट किए, बिना चीर पाट किए लेजर पद्धति से हृदय के रोगों का इलाज करते हैं और छोटे बच्चों का और जन्मजात बच्चे का भी इलाज ये बहुत ही कम समय में और कम तकलीफ दे तरीके से करते हैं। एक बात यह है कि आज कोरोना का जो दिन है, समय है, इसमें आदमी अपने घर में बैठा हुआ एक मोनोटोमी, जो एक रास्ता का जीवन जी रहा है, इसमें वो डिप्रेस हो जाता है और साथ में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसा करना, अपने आप को, हृदय को मजबूत रखना चाहिए। ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं अखिल वर्मा साहब, इनको पिछले 30 वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में और वे यानी उनकी विशेषज्ञता को क्या कहें कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके व्याख्यान होते हैं। साथ ही जो IMA संस्था जो है, राष्ट्रीय समिति है, उसकी ये विशिष्ट सदस्य भी हैं और हृदय रोग के उपचार और बचाव और आज के जीवन की शैली, लाइफ स्टाइल जो है, जीवन की पद्धति जो है, के विषय में इनकी विशेष योग्यता है। इस कोरोना काल में हमारी 25वीं बैठक है ये। 6 माह हमें इसको सफलतापूर्वक हम इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। इसके पूर्ण कर चुके और 7वें प्रवेश कर रहे हैं और ये सब बैठकों का आयोजन और इसके सफलता का श्रेय मैं हमारे मार्गदर्शक प्रांताध्यक्ष श्री चंद्रकांत देवरस जी और श्री प्रांतीय महामंत्री श्री लालचंद जी जैन और साथ ही साथ इनके साथ में जो लगे हुए तकनीकी उसमें श्री PL सोनी साहब और श्री चंद्रकांत अपने अंधारे साहब, ये सब जुड़े हुए हैं। इन सबको मैं विशेष साधुवाद अपनी ओर से देता हूं।
सीनियर सिटीजन समिति हमारी कवर्धा जो है एक छोटी सी समिति है, जो कि आज से 10 वर्ष पूर्व मात्र 28 सदस्यों की संख्या से शुरू की अपना कार्य प्रारंभ किया था, और जिसमें आज 110 सदस्य हैं। और हम लोग देवराज साहब के मार्गदर्शन में, भाई लालचंद जी के मार्गदर्शन में प्रति वर्ष कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे वृद्धाश्रम में फल वितरण करना और गरीबों को वस्त्र वितरण करना आदि का कार्य करते हैं। और कोरोना काल में ही हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री भंवरलाल जी जैन ने कुछ परिवारों को भोजन भी उपलब्ध कराया था, और साथ ही साथ पशुओं की रक्षा के हेतु उनको एक ट्रैक्टर पशु चारा भी उन्होंने उपलब्ध कराया था। ऐसा एक छोटा मोटा कार्य हम लोग करते रहते हैं। और हमारी समिति में कवर्धा के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, बहुत ही पुराने और बहुत ही माननीय, जिनको कवर्धा का भगवान कहा जाता है कवर्धा में डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव साहब, और लायंस क्लब के ऑनरेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं श्री प्रेमचंद जी श्रीमाल, और यानी पहले यहाँ पर एक डॉक्टर G.L. बिसेन साहब थे, वो हमारे फाउंडर पेट्रॉन थे। अभी उनकी श्रीमती जी बिसेन, ये तीनों हमारे संरक्षकगण हैं, और इनके ही मार्गदर्शन में हम लोग सब कार्य करते हैं, और आगे भी हमें इनका सहयोग मिलेगा। और भाई साहब देवराज जी, लालचंद जी जैन आदि का सभी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, और आगे हम कार्य करते रहेंगे। मैं पुनः डॉक्टर अखिलेश वर्मा साहब को और सभी जितने भी हैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबको अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ एक बात कह रहा हूं कि पहले का एक गाना है कुंदन लाल जी सहगल का गाया हुआ, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। तो अब की स्थिति ये है कि हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर वर्मा साहब और भी हैं जो हमारे दिल को मजबूत करेंगे, और हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। कोरोना की इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ते हुए कोरोना को हराएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। थैंक यू जैन साहब। अब मैं छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष श्री देवराज साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया डॉक्टर साहब को आमंत्रित भी करें और उनका सूक्ष्म परिचय दें, और जिससे हम अधिक से अधिक लाभ डॉक्टर साहब को सुनकर उठा सकें। श्री देवराज साहब। आज की इस 25वीं साप्ताहिक बैठक में उपस्थित 28 सदस्यों का मैं अध्यक्ष के रूप में स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे प्रमुख अभ्यागत डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी हैं। इन्होंने मेडिसिन में MD किया हुआ है, और जैसे कि जैन साहब ने बताया कि ये IMA की राष्ट्रीय समिति में भी हैं, और इनके जो हाइपरटेंशन कमिटी है राष्ट्रीय समिति की IMA की, उसके राष्ट्रीय संयोजक या कन्वेयर हैं। शहर में इन्होंने ही सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफ चालू किया था, और आज तक करीब 3000 इसी इकोकार्डियोग्राम्स इन्होंने सफलतापूर्वक कर लिए हैं। कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के भी ये मानद सदस्य और व्याख्याता हैं। अनेक विषयों पर, अनेक संदर्भों में ये अपना शोध कार्य और अपने पेपर और अपना व्याख्यान वहां प्रस्तुत करते हैं और लोगों का ज्ञान वर्धन करते हैं। ऐसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ को हम अपने बीच में पाकर हम बड़े प्रफुल्लित हैं, और आज हम उनसे सुन करके ज्ञानवर्धन करेंगे। खास करके हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर में इनकी बातें बड़े ही भरोसेमंद रहती हैं और अपने जीवन शैली को सुधारने में बड़ी सहायक रहती हैं। ऐसे व्यक्तित्व का
मैं आज छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक महासंघ की ओर से स्वागत करता हूं। आने वाले 25 अप्रैल को ज्येष्ठ नागरिक संघ बिलासपुर की ओर से उनकी मासिक बैठक होने के कारण हम इस कार्यक्रम को, साप्ताहिक मिलन को 2 मई के लिए शिफ्ट कर रहे हैं और 2 मई के दिन मधुमेह और डायबिटीज के ऊपर में हम श्रीमती डॉक्टर आशा वर्मा को आमंत्रित कर रहे हैं। वे मधुमेह पर हमें ज्ञानवर्धन करेंगे, क्योंकि आज मधुमेह या डायबिटीज भारतवर्ष का एक बड़ा रोग बन गया है। हर चौथा व्यक्ति डायबिटिक हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसका ज्ञान प्राप्त कर जीवन शैली को सुधारना अति आवश्यक है, विशेष करके हम वरिष्ठों के लिए। मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करते हुए आज की इस व्याख्यान माला के इस पुष्प को अर्पित करने के लिए डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें और अपने ज्ञान सागर से कुछ बूंदें हमें जरूर देंगे। और इसके बाद मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे जो सहभागी हैं, कृपया उनके कुछ प्रश्न होंगे, उसका भी समाधान आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वर्मा से कि कृपया आप अपनी बात शुरू करें। डॉक्टर वर्मा प्लीज। सादर प्रणाम सर। नमस्कार। आदरणीय देवरस भाई साहब, प्रांतीय अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन श्री एम एस जैन साहब एंड और महासचिव श्री लालचंद जैन जी, संयोजक श्री सोनी साहब, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज के सारे पार्टिसिपेंट्स भाई बहन सबका स्वागत है। एक्चुअली जब बात हुई थी तो मुझे हाइपरटेंशन पे कहने के लिए बताया गया था और फिर हृदय रोग की बात भी इसमें जुड़ गई, क्योंकि हाइपरटेंशन हृदय रोग से जुड़ा ही हुआ है। मैं शुरू में एक्चुअली किसी फॉर्मल लेक्चर के मूड में नहीं था, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट पे हमारी इतनी सारी भ्रांतियां और इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं इसे एक इंटरेक्टिव सेशन के रूप में चाहता था। बट हमारी जो भी अपनी समस्याएं हैं, जूम मीटिंग की अपनी ओन समस्या है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातों को हाईलाइट करूंगा। जैसा सोनी साहब ने कहा कि अंत में प्रश्न का उत्तर अवश्य देना है, वो 15 मिनट से आप 30 मिनट भी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। क्योंकि हमारे जो मिथ्याएं हैं या हमारी जो धारणाएं हैं, अगर उनका समाधान हो जाता है या उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस बीमारी का इलाज केवल चिकित्सक के हाथ में नहीं है। इन बीमारियों में मरीज का पार्टिसिपेशन अत्यधिक आवश्यक होता है। अतः उस पार्टिसिपेशन के लिए बात को समझनी पड़ेगी, बात को जाननी पड़ेगी, और जो भी हमारी गलत धारणाएं हो या जो हम नहीं समझ पाते हैं उनको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये इलाज सक्सेसफुल हो पाता है। हृदय रोग एक बहुत ही बृहद विषय है, पर संक्षेप में मैं से विशेष तौर पे मैंने सोचा है कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मेलन है, तो वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में कुछ खास बातें करना चाहूँगा। फिर भी चूंकि अब बात हो रही है और मैंने देखा अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात की गई, तो मैं सारे आयाम को जस्ट 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। हृदय रोग का एक ग्रुप होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कि जब बच्चे का हृदय माँ के गर्भ में डेवलप होता है उस समय ही कुछ समस्याएं उसमें आ जाती हैं, जिसपे हम सुनते हैं कि हार्ट के अंदर में छेद है, उसको ASD VSD बोलते हैं। उसके बाद एक धमनी होती है जो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो खून का संचालन करती है, पैदा होते ही वो बंद हो जाती है, वो नहीं बंद होता है तो PDA नाम का या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस नाम की बीमारी होती है। उसके अलावा नाना प्रकार के रोटेशंस होते हैं जब हृदय का निर्माण होता है। अगर कोई रोटेशन पूरा नहीं हुआ तो कुछ कनेक्शन गलत हो जाते हैं, जैसे शुद्ध रक्त की वाहिनी जो है वो अशुद्ध रक्त वाले चैम्बर से कनेक्ट हो जाती है और बच्चा पैदा होते ही नीला दिखने लगता है। इस तरह के बनावटी खराबियां रहती हैं, और इन खराबियों का आइडेंटिफिकेशन आज की तारीख में बहुत अच्छे तरीके से इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा कर लिया जाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि आज से 20-25 वर्ष पहले जो इस प्रकार के बच्चे अपना पहले फर्स्ट बर्थडे नहीं देख पाते थे या सेकंड बर्थडे तक वो कालकवलित हो जाते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी के द्वारा या विभिन्न दूसरे इंटरवेंशन बिना सर्जरी के भी
ASD क्लोजर, VSD क्लोजर, PDA क्लोजर या पल्मोनरी स्टेनोसिस का डायलेटेशन बैलून के द्वारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा जैसे पहले कभी उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। तो एक ग्रुप तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का है। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप है रूमेटिक हार्ट डिजीज का। रूमेटिक हार्ट डिजीज की जो तकलीफें होती है वो 5 से 18 वर्ष के बीच में पैदा होती हैं और वो युवा वर्ग को बहुत डिसेबिलिटी में डाल देता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि डिफरेंट वॉल्स होते हैं हार्ट के, माइट्रल वॉल, ऑर्टिक वॉल, उसको विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, उन वॉल्स को ये पकड़ लेता है। तो या तो उसकी नैरोइंग हो जाती है या उसमें लीकेज होना शुरू हो जाता है। उसके तत्स्वरूप क्या होता है कि हार्ट के चेम्बर्स जो हैं वो फैल जाते हैं और लास्ट में फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों का भी उपचार समय रहते अगर नहीं होता है तो ये भी 25-30 साल की उम्र नहीं देख पाते हैं और परेशानी हो जाती है। आज की तारीख में सारे लोग पहचान किए जाने के बाद आवश्यकता अनुसार या तो बैलून के द्वारा अगर सिकुड़ा हुआ है फैलाया जा सकता है तो उसको फैला दिया जाता है और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। और अगर सर्जरी की ज़रूरत है, वॉल रिप्लेसमेंट है, वॉल रिप्लेसमेंट में भी एक नया तरीका आ गया है। अब पहले वॉल रिप्लेसमेंट के लिए पूरे हार्ट को काट के ही वॉल को चेंज किया जाता था, अब ये बैलून के द्वारा ट्रांस कैथेटर ऑर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट भी होता है। तो ये कुल मिला के चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होते जा रही हैं। और ये ज़रूर हमें तकलीफ दे होता है कि जब किसी को हार्ट डिजीज़ पता चलता है सभी लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उस पर भिड़ के लग के और उसका सही तरीका अगर ढूंढते हैं तो ज़िंदगी उतनी ख़राब नहीं रहती जो कि इन चीज़ों के अन्वेषण होने के पहले हुआ करती थी। तीसरी जो ग्रुप है, मेन ग्रुप जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो है जो हार्ट डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, पर से जो सुनते हैं कि हार्ट अटैक हुआ और वो ख़त्म हो गया। बेसिकली जो हार्ट डिजीज़ है वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन पीपल अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, ये हम सब लोग जानते हैं। और इनमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इश्केमिक हार्ट डिजीज़, जो कि हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है। और हम जब मोटे रूप में चर्चा करते हैं हार्ट डिजीज़ की या हार्ट अटैक की तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये होता क्या है कि हार्ट एक 500 ग्राम का आधा किलो का मांस का लोथड़ा होता है, जिसमें एक विशेषता होती है कि इसके अंदर अपने आप धड़कने के लिए एक पेसमेकर बना हुआ होता है। तो ये अनवरत कार्य करता है और प्रति मिनट ये 60 से 80 की स्पीड में अपनी धड़कन जारी रखता है। जब इसकी धड़कन में तकलीफ आ जाती है हम बीमार हो जाते हैं। और इस धड़कन के जारी रहने से ये हार्ट का मेन फंक्शन है कि जो अशुद्ध रक्त पल्मोनरी सर्कुलेशन या लंग्स की तरफ भेजता है वहाँ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, शुद्धिकरण होता है और फिर शुद्ध रक्त ये बाएं तरफ के चैम्बर में आता है और ये शुद्ध रक्त फिर संचार पूरे शरीर में, जिसमें ब्रेन, किडनी और भी सारे चीज़ें हैं, अंग हैं, वहाँ पे शुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है। और आज हम लोग कोरोना काल में ऑक्सीजन की महामारी सुन रहे हैं, ये ऑक्सीजन का ही खेल है पूरा। जो हार्ट, लंग्स और ब्लड, ये हार्ट बेसिकली इस ऑक्सीजन को ही टिश्यू लेवल तक या सेलुलर लेवल तक पहुंचाना है। उसमें फेफड़े का रोल है कि वहाँ ऑक्सीजन पहुंचता है सांस के द्वारा, हार्ट का रोल है कि उस ऑक्सीजन को वहाँ से वो प्राप्त करता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक्चुअली ऑक्सीजन को बाइंड करता है और फिर ये सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर के पूरे विभिन्न भाग में भेजता है और उस ऑक्सीजन से ही हमारा सर्वाइवल है। तो हार्ट का इम्पोर्टेंट रोल इस तरीके से एक सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए है। पर यह आधा किलो का मांस का लोथड़ा अपने सर्वाइवल के लिए 3 छोटी छोटी धमनियों पर निर्भर रहता है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। एक्चुअली 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट कोरोनरी, पर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फिर 2 में विभक्त जाती है। तो कुल मिला के मान लें हम कि 3 धमनियों पे अपने सर्वाइवल के लिए खून का प्राप्त करता है और ये छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं, 3-4 मिलीमीटर इनका व्यास होता है। तो ये पूरे शरीर को पहुंचाने वाला खून खुद के अपने जीने के लिए इन छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से खून को प्राप्त करता है। और जब इन्हीं में बीमारी हो जाती है इन छोटी धमनियों में, कोरोनरी आर्टरीज में, तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और वो बीमारी है ब्लॉकेट की प्रोसीजर। और जब वो ब्लॉकेट क्रिटिकल लेवल में आ जाता है, जब हार्ट अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कोई कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉक हो गया हो तो उसके बाद की जो सप्लाई है वो कट जाती है, खून का सप्लाई, और जो जिस एरिया को सप्लाई करता है वो डेड हो जाता है, उसे ही हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है वो है हार्ट फेल्यूर का। हार्ट फेल्यूर क्या होता है कि जैसा मैंने कहा कि ये पंप
लेफ्ट साइड का जो पंप है इसका अनवरत गति से कार्य है कि खून का संचारण करता रहेगा। पर जो विभिन्न बीमारियां हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन का क्या होता है, हाइपरटेंशन को हम लोग बीमारी समझते नहीं, क्योंकि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 200/120 भी है, अगर नापा नहीं गया तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि एक बार पता चल गया तो साइकोलॉजिकली आपको 10 प्रकार की बातें होने लगेगी, चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। बट इंसिडेंटली 8 आदमी रास्ते में जो चल रहे हैं और जिनको कोई तकलीफ नहीं है, उनका अगर ब्लड प्रेशर नाप दिया जाए तो आज की तारीख में 2 या 3 आदमी को हाई ब्लड प्रेशर जरूर निकल आएगा। इस की जानकारी महत्वपूर्ण किस लिए है, मैं उस पर आ रहा था कि अगर हाई ब्लड प्रेशर को हम ठीक नहीं रखते हैं तो जो हमारा ये पंप है इसे बहुत प्रेशर के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, ये तनाव में आएगा। कुछ समय तक प्राकृतिक रूप से ये अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, फिर भी अगर हम इंटरफियर नहीं करते हैं, उसका प्रेशर लोड कम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली ये पंप फेल होना शुरू हो जाता है। और जब ये पंप फेल होता है तो खून का संचार सारे अंगों के प्रारंभ तरीके से नहीं कर पाता है और यही हार्ट फेल्योर की सिचुएशन बनती है। तो हाइपरटेंशन एक इम्पॉर्टेंट कारण है। उसके अलावा अभी मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात कर रहा था। अगर हार्ट अटैक आ जाएगा तो जो एरिया का मांसपेशी है वो संकुचन में भाग नहीं लेगा। जब वो भाग नहीं लेगा तो जो हमारा पंप है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं वो खून को फिर से ठीक से संचारित नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण हार्ट फेल्योर का ये बनता है। उसके अलावा और जो भी कारण है जिसके कारण जो हमारा मेन पंप है वो डायलेट हो जाए, वो फैल जाए, जिसमें कार्डियोमायोपैथी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी और भी कुछ बहुत लंबी लिस्ट है, पर मेन कारण जिनके विषय में हम लोग प्रिवेंटेबल है वो है हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, जो अल्टीमेटली हार्ट फेल्योर का कारण बनता है। तीसरा ग्रुप होता है, जैसा मैंने कहा कि हृदय की मांसपेशियों में अद्भुत क्षमता होती है कि वो एक बैटरी का काम करता है, पेस मेकर है। उस पेस मेकर में प्रॉब्लम आ जाए जो कि डीजनरेशन के साथ, ये स्पेशली एल्डरली पीपल में ये चीज देखी जाती है, क्योंकि एल्डर होने का मतलब ही है हमारे सारे अंग धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं। तो जो पेस मेकर है जब वो भी डीजनरेट होता है तो जो साइनस नोड है जहाँ से इंपल्स बनती है या तो बनने की क्षमता कम हो जाती है, इससे वो प्रॉपर रूप से जनरेट इंपल्स नहीं करता है, इसलिए कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाता, वो एक कारण होता है। या उसका जो पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें बीच में डीजनरेशन हो जाता है तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में चला जाता है, उसमें भी फिर पल्सेशन प्रॉपर नहीं होती, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता है। और इस टाइप के पेशेंट जो हैं वो सिंकपी अटैक, सिंकपी मतलब आंख के सामने अचानक अंधेरा छा जाना, गिर जाना, इस तरीके की घटनाओं का निष्पादन होता है। और वो एक ग्रुप है जिसमें हम देखते हैं कि या तो पल्स रेट बहुत कम हो जाता है या किसी दूसरे कारण से जो हृदयाघात की चीज है या दूसरे हृदय गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या अनियमित हो जाती है, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इन सभी परिस्थितियों में जो तकलीफ होती है वो ये तकलीफ है कि रक्त का संचार ब्रेन को या और अंगों को प्रॉपर रूप से नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वो तकलीफें सामने आती है। एक तीसरी प्रॉब्लम है जो स्पेशली जो एल्डरली ग्रुप में है, एक महत्वपूर्ण वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व है। ये जो हमारा मेन पंप है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहे हैं, यहाँ से जो ब्लड संकुचित होकर पूरे सर्कुलेशन में जाता है ऑर्टा के माध्यम से, जो मेन धमनी होती है उसके बीच में ये वाल्व होता है, जो जब संकुचन होता है तो फॉरवर्ड फ्लो होता है और जब ये रिलैक्स होता है तो वापस नहीं आने देता। इस वाल्व में एजिंग के कारण ऑर्टिक स्क्लेरोसिस या डिजेनरेटिव प्रॉब्लम या कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का डिपॉजिट होते जाता है और अल्टीमेटली ये वाल्व नैरो हो जाता है उसके कारण, जिसको ऑर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। और अगर जब ये नैरो हो जाएगा तो ये सर्कुलेशन को एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इसलिए पीछे चैम्बर को स्ट्रेन पड़ता है और अल्टीमेटली वो हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। ये 3-4 मुख्य बातें हैं जो सीनियर सिटीजन्स में इम्पॉर्टेंट है। और मेन चीज क्या है सीनियर सिटीजन्स में कि सभी चीजों का डिजनरेशन होते हुए जो पंप है उसकी भी इलास्टिसिटी या कंप्लायंस कम होते जाती है, इसलिए उसका संकुचन क्षमता में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके अलावा जो ये धमनियां हैं जो मेन कंड्यूट है जो कैरी करती हैं ब्लड को, उनके अंदर में भी नेचुरली एक इलास्टिसिटी रहती है जिससे वो एक प्रेशर को होल्ड कर पाती है और फिर वापस आता है। एक्चुअली 2 साइकिल होता है, एक सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इसलिए जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं
नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक कहलाता है, जो नॉर्मली 130/80 या 140/90 और सीनियर सिटीजन्स में 150/90 से ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये हमारा टारगेट होता है। तो इन धमनियों में चूंकि इलास्टिसिटी खत्म होते जाती है, इसके नतीजन जब पंप स्ट्रोक करता है ब्लड को, तो इस धमनी में सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिस्टोल का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऊपर वाला, और वो ब्लड प्रेशर कभी 170, 180, 190 के रेंज पे चला जाता है। रिक्वायरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण जब वापस डायस्टोलिक होता है तो ये ब्लड प्रेशर 60, 50, 40 ऐसा हो जाता है। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति रहती है जब अकेला ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नीचे वाला कम है। इसको भी हम लोग एक अलग एंटिटी बोलते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहलाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हृदयाघात के अलावा पक्षाघात के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। कई बार गलतफहमी रहती है कि मेरा एज ज़्यादा है इसलिए मेरा ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, नीचे का तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ऊपर का ही ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर नहीं रहने देना चाहिए ताकि हम अपने रक्षा कर सकें। बेसिकली ब्लड प्रेशर का इलाज का मकसद क्या है? ब्लड प्रेशर के इलाज का मकसद है कि जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, टारगेट ऑर्गन्स में सबसे पहले तो हृदय ही है, उसके बाद ब्रेन है, किडनी है, इन आंख है, इन सब अंगों पे हाई ब्लड प्रेशर का खराब इफेक्ट ना पड़ने पाए और इन अंगों को हम सुचारू रूप से लंबे समय तक अपना साथ देने दें, अच्छा कार्य करने दें। तो अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी, हम तकलीफ में हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, हृदयाघात हो जाएगा या हमारा पंप फेल हो जाएगा जैसा मैंने बताया, तब भी हम तकलीफ में आ जाएंगे। और ये सारी चीजें एक प्रॉपर समझ से और एक प्रॉपर इलाज से बहुत लंबे समय तक हम इसको टाल सकते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि रोक सकते हैं 100%, नहीं भी ऐसा कर सकते हैं तो टाल जरूर सकते हैं। और इन पे ध्यान नहीं देने से हम अकारण और जल्दी ही काल कवलित भी हो जाते हैं या डिसेबल जिंदगी जीते हैं, चल नहीं पाते, ये नहीं होता। अब इनके लक्षण क्या है? ये तो कुछ बातें मैंने बताई जस्ट चर्चा में कि बेसिकली इनके लक्षण क्या है। तो इनका लक्षण ऐसा है कि जब हृदय रोग होता है तो छाती में एक डिस्कम्फर्ट होता है। ये हमेशा दर्द होना जरूरी नहीं है, एक भारी वजन जैसा रखा हुआ बाएं साइड पे या दाएं साइड पे भी हो सकता है। ये तकलीफ पेट में भी हो सकती है, ये तकलीफ गर्दन में भी हो सकती है। कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द का साइड लेफ्ट साइड अगर हो रहा है तो ये तो है क्लासिकल, पर दूसरी तरफ भी अगर भारीपन है या अनमनापन लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट लग रही है, कुछ सांस में तकलीफ हो रही है, पसीना हो रहा है, तो ये सब भी हार्ट अटैक के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या होता है कि सांस का फूलना। हृदय रोगी जो है, जैसे हार्ट फेलियर की बात कर रहा था, जब वो चलेंगे फिरेंगे, मेहनत करेंगे, जब हृदय को अधिक ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत होगी तब वो फेल ज्यादा अपेरेंट होता है। तो होता क्या है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को, स्पेशली जैसे लंग्स में, तो हमारी सांस फूलने लगती है। सांस फूलना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। शुरुआती दौर में हो सकता है कि हम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल लेते हैं तब सांस फूलता है, बीमारी पे ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं कि हमको थोड़ा तेज चलने में दिक्कत है, थोड़ा धीरे कर लेते हैं, धीरे में हम आराम से चल लेते हैं। हम यही बताते हैं कि नहीं मैं तो 1-2 किलोमीटर आराम से चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। और वो अगर तेज चलेगा तो पता चला है कि आधा किलोमीटर में उसकी सांस फूल रही है, उसे रुकना पड़ रहा है। तो ये डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, पहले 1 किलोमीटर में हो रहा है, फिर आधा किलोमीटर में, और उसके बाद दैनंदिनी नहाने धोने, अपने घर के जो रोज का कार्य है उसमें भी हमें सांस फूलने लगती है। और एक स्टेज आता है कि जब लेटे लेटे रात के टाइम हमारी सांस फूलने से नींद खुलती है, हमें उठ के बैठना पड़ता है। ये घातक स्थितियां हैं। तो बीमारी को कभी भी इस लेवल तक बढ़ने नहीं देना चाहिए। हार्ट फेलियर का एक दूसरा और साइन है पैरों में सूजन आना। पैर में सूजन आने के बहुत कारण होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी पैर में सूजन आता है, पर हिस्ट्री पे अगर हम ध्यान देंगे, अगर हार्ट फेलियर से पैर में सूजन है तो एक तो सूजन सुबह से शाम तक भी एक समान बना रहेगा। दूसरे ये लक्षण जो मैं बता रहा हूँ कि चलने फिरने में सांस फूलना या छाती में भारीपन आना, ये भी आएगा। अगर दवाई से है तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट को एलिमिनेट करने से अगर हम पैर को उठा के लेट जाते हैं तो वो सूजन हट जाता है और उस सूजन में हमें चलने फिरने में कुछ भी और तकलीफें नहीं रहती है। उसके अलावा चलने पे बहुत कमजोरी लगना, थकावट लगना, हम चल ही नहीं पाते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है अंगों के ऊपर में, क्योंकि हृदय हमारा बीमार हो गया है। तो ये लक्षण भी कई बार कई लोगों को छाती दर्द नहीं है, सांस फूलना नहीं है,
पर वो बताते हैं कि हमें बहुत चलने में तकलीफ है, चलने में हम ज़्यादा चल ही नहीं पाते हैं और ये अकस्मात शुरू हो गए। इसे भी बहुत गंभीरता से व्यू करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने बताया था, सिंकपी का सिम्टम्स भी होता है, आँख के सामने अंधेरा आ जाना, बेहोशी लग जाना, कुछ समय के लिए उसका फिर वापस हो जाना, यह भी हृदय रोग का संकेत हो सकता है। हृदय हार्ट फेलियर वाले मरीजों का लीवर कंजेशन हो जाता है, क्योंकि जो पानी है वो पूरे शरीर में रुकता है, पेटों में भी सूजन आ जाता है। तो इन लोग के एक लक्षण होते हैं कि हमको भूख नहीं लगता, खाना पचता नहीं है, तो ये भी एक हृदय रोग से संबंधित लक्षण हो सकते हैं। कुल मिला के हृदय रोग के लक्षण का एक लंबा चौड़ा ग्रुप है, हमें इन्हें पहचानना चाहिए अगर कोई भी ऐसी तकलीफ हो रही हो। और अगर हमारा रिस्क बैकग्राउंड है, हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एक रिस्क बैकग्राउंड तो हमारी एजिंग ऑटोमेटिकली है, उसके अलावा अगर और साथ में चीजें हैं तो हमें इन्हें बहुत गंभीरता से व्यू करके चिकित्सकीय परामर्श लेके देख लेना चाहिए कोई उससे संबंधित ये समस्या है कि नहीं है। सारी खराब बातों के अलावा बुजुर्गों में एक अच्छी चीज भी होती है हृदय रोग से संबंधित। वो क्या होती है कि यंग एज में धमनियों में 25, 30, 40% का ब्लॉकेट भी सडन हार्ट अटैक और बहुत सीवियर हार्ट अटैक और अधिकांश सडन डेथ की पॉसिबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि ये 50-40% का ब्लॉकेट रहने से हार्ट को कोई अडाप्ट करने का मौका नहीं मिला, कोई कोलेटरल सर्कुलेशन बनने की स्थिति नहीं आई। और जब एक छोटा सा उसके अंदर फिशर पैदा होता है उस ब्लॉकेट में, वो तुरंत 100% में कन्वर्ट हो जाता है 1 घंटे के अंदर में, और ऐसे समय में कई बार ये प्राणलेवा होता है। बुजुर्गों में क्या होता है कि ये ब्लॉकेट की प्रोसेस बड़ी धीरे धीरे चलती है, और जो प्लैक है वो हार्ड रहता है, वो अचानक टूटता नहीं। तो ये क्या होगा, जब 70-80% के आसपास ब्लॉक आएगा तो इनको चलने में तकलीफ होगी, जैसा मैं बता रहा था, सांस फूलेगा या छाती में भारीपन आएगा। उसके बाद धीरे धीरे और भी वो बढ़ते जाएगा। जब ये 90%, 99% के आसपास आएगा, जब इनके रूटीन कार्यक्रम में तकलीफ होना शुरू होगा, तो हमें जानने का मौका मिल जाता है। और इनमें अचानक हार्ट अटैक होना या अचानक हार्ट अटैक से दुर्घटना होना जो छोटे उम्र के लोगों में रहती है, वो नहीं रहता है, क्योंकि इनके 80-90% ब्लॉक होने के कारण जो कोरोनरी की आर्टरीज है उनके एंड्स खुल जाते हैं, कोलेटरल सर्कुलेशन फॉर्म हो जाता है। और भली मेन आर्टरी इतना ब्लॉक है, पर जो मांसपेशी है उसको खून की सप्लाई कोलेटरल से होते रहती है। उसके अलावा पंप को प्री कंडीशनिंग हो जाती है कि वो उस कम ऑक्सीजन में जीने का भी आदी हो जाता है, इसलिए अकस्मात दुर्घटना नहीं होती है। अब इस बीमारी को आयाम को जानने के बाद जो मेन पक्ष है कि वो है कि हम इसे कैसे बचें या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं जो बात कह रहा था कि इसमें हमारा पार्टिसिपेशन जरूरी है, कारण ये है कि इसके 2 फैक्टर्स में बांटते हैं अपन, एक अनमॉडिफाइबल रीजंस है और एक है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो अनमॉडिफाइबल में है एक तो फैमिली हिस्ट्री जो जेनेटिक है, उसको तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा है एजिंग, इसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीज को अगर छोड़ देते हैं हम, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मॉडिफाइबल है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हैबिट्स। हैबिट में तंबाकू का सेवन करना, स्मोकिंग, उचित आहार का नहीं होना, व्यायाम की कमी, मोटापा होना, अत्यधिक तनावग्रस्त होना, इस प्रकार के व्यवहार से, और एडिक्वेट स्लीप, नींद का नहीं होना, ये सभी हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण बनते हैं। और इन सब को अगर हम देखें और सोचें और समझें तो इन सब को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इनके मॉडिफिकेशन का सारा सलाह ही हम लोग दे सकते हैं, पर करता धरता तो हमारा मरीज ही होगा। इसीलिए मैंने कहा सहभागिता की जरूरत होगी। इसमें कुछ बातें जो समझ में नहीं आती है, जैसे आहार है, उसको विशेष रूप से बताया जाएगा, कैसे आहार में परिवर्तन किया जाता है, कैसे छोटे छोटे टुकड़े में खाना खाया जाता है, कैसे हमें तली छटी चीजें, जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, कैसे हमें एम्प्टी कैलोरीज जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, इनसे बचनी चाहिए, और कैसे हमारे भोजन में प्रतिदिन एक पोर्शन जो है फ्रूट्स का जरूर होना चाहिए। हम लोग फल खाने में और सब्जी खाने में थोड़े कमजोर होते हैं। सब्जी खाने की बात होगी तो सब्जी को कैसे हम लोग डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, वो हमें समझना होगा। हालांकि अचानक इस उम्र में टेस्ट का चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। सब्जी में क्या समस्या है, सब्जी में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, लेकिन हम उसको डीप फ्राई कर लेते हैं। हमारे को पसंद आता है भुजिया वाली सब्जी, हमें पसंद आती है तली हुई चीजें, वो हमारे लिए टोटल हार्मफुल है। उस सब्जी की सारी अच्छी चीजें जैसी हमने डीप फ्राई किया सब खत्म हो गई, और सारी खराब चीजें जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बोलते हैं वो उसमें आ गया,
जो हृदय रोग का कारक बनेगा। तो अगर इन चीज़ों का हम संज्ञान लेते हैं और परिवर्तन करते हैं तो हमें जरूर ही लाभ होना है। उच्च रक्तचाप की बात कर रहा था और मैंने कुछ बताया भी कि एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे को प्रतिदिन दैनिक व्यायाम करना, योगा करना, आहार का उसमें भी संज्ञान लेना और सारे जो चीजें हैं, तनाव, स्मोकिंग, इनसे बच के रहना, ये सभी चीजें ब्लड प्रेशर को भी प्राकृतिक रूप से कम लाने में मदद करेगी। लेकिन ये सब करते हैं इसका मतलब नहीं है कि हमको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दवाई की जरूरत है नाप जोख में, अवश्य लेंगे हम। दवाई लेते हुए जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम जैसे 6 महीने से दवाई खा रहे हैं और अचानक किसी ने देखा या खुद ही देखे कि ब्लड प्रेशर तो मेरा ठीक है, और दिमाग में एक बात आती है कि हम क्यों दवाई खा रहे हैं, हमारा तो ब्लड प्रेशर ठीक है, बिना मतलब दवाई खा रहे हैं, और बिना सलाह किए हुए या बिना अपनी ये जिज्ञासा जारी किए हुए हम अपना निर्णय करके दवाई को बंद कर देते हैं। वो एक सबसे बड़ा खतरनाक काम है। आपके मन में अगर कभी बात भी ऐसी आती है तो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से एक बार बात कीजिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, वो आपको बताएगा। कोई भी निर्णय अपने आप से मत करिए, ये मेरा अनुरोध है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत अच्छे तरीके से और इसे हम घातक नहीं बनने दें, ऐसा हमारी समझ से निश्चित रूप से संभव है। वही चीज डायबिटीज का है। ब्लड प्रेशर से ज्यादा मुश्किल काम है डायबिटीज को ठीक रख पाना। वो डायबिटीज के भी जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स के आसपास आहार से, भोजन से, दवाई के साथ और समयानुकूल चेकअप के साथ उसे ठीक रखना है। तीसरा साइलेंट चीज है डिस्लिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की समस्या। वो हमें कहीं नहीं पता चलती है, जब हम चेक कराते हैं तभी पता लगता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है, और फिर लगता है कि हम तो कुछ खाते पीते नहीं है, हम ज्यादा कुछ करते नहीं है, हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना क्यों है। तो ये समझना है कि खाना पीना केवल दोषी नहीं होता है, हमारे अंदर में जो जेनेटिक फैक्टर्स प्रोड्यूस रहते हैं उसके कारण समझिए कि हमारे शरीर की फैक्ट्री में डिफेक्ट है। वो मीठी चीजों को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तेल ही खाना आवश्यक नहीं है, वो हमारा जेनेटिक मेलफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम खाना पीना ठीक नहीं रखेंगे तो वो मेलफॉर्मेशन कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये हमारा धर्म है, उस मेलफॉर्मेशन को तो हमको ठीक करना ही है। अपनी तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे। तो इन सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के ऊपर में ध्यान देने से हम इस टोटल हार्ट अटैक के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। और कभी भी कोई तकलीफ हो तो परामर्श के लिए विलंब न करें। रात में तकलीफ हो रही है, हमने निर्णय कर लिया कि हमको तो गैस हुआ है और गैस के कारण हमको तकलीफ हो रही है, हम नहीं समझ पाए, पूरी रात टाइम बिता दिए। तो ये महत्वपूर्ण समय है, ये एक्चुअली इसको टाइम इज मसल या टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कहा जाता है। मसल मीन्स हार्ट का मसल। तो अगर वो एक बार डैमेज हो गया, डेड हो गया, तो फिर हमारे लिए पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं बनती है, और अगर बनती भी है तो हमारी जिंदगी में डिसेबिलिटी जरूर आ जाती है। इसलिए हमें तत्काल परामर्श कर लेना चाहिए और उससे निश्चिंत हो जाना चाहिए। और अगर वैसी कोई बात है तो जैसे आज बता रहे थे कि अभी केवल दवाइयां ही नहीं है, जिस जगह में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है या एंजियोग्राफी हो सकती है, हमें उसका भी लाभ लेना चाहिए। तत्काल हमें वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से 4 घंटे के अंदर हार्ट अटैक के एंजियोग्राफी हो गया और एंजियोप्लास्टी करने लायक है, उस अवरोध को एंजियोप्लास्टी से खोल दिया गया, तो खून का संचार वापस पुनः हो जाता है और वो जो डेड होने के रास्ते में मसल्स हैं वो रिवाइव हो जाते हैं। इसलिए वो भी जरूरत होता है। अगर बाई द वे ऐसा हो ही गया है और हमारे लिए तकलीफ पड़ रही है और दूसरी धमनियों में भी ब्लॉकेड है, आप कहेंगे कि भाई जब हो ही गया तो उसके बाद एंजियोग्राफी क्यों कराना है। तो 3 धमनी जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए एक धमनी के रास्ते में ब्लॉकेड से तो एक हार्ट अटैक हुआ, हम अगर चेक करके देखते हैं कि दूसरी धमनी भी उसके समकक्ष है या तीसरी धमनी में भी हृदयाघात होने का संभावना है, बहुत सारी धमनियों में है, एंजियोप्लास्टी करना बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट देगा, तो बाईपास से भी नहीं डरना है हमको, वो भी हम करा सकते हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम आ गए हैं। मिनिमली इन्वेजिव कोरोनरी बाईपास सर्जरी होता है, जिसमें छाती में बहुत बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता है, टेलीस्कोप के माध्यम से कोरोनरी धमनियों का रिवास्कुलाइजेशन कर दिया जाता है, हम उसका भी लाभ लें। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं, हमें समय बिना लूज किए हुए उसका लाभ लेने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। उसके बाद मेन चीज मुझे ये बताना है कि जीवन शैली परिवर्तन के बिना ये जो कुछ भी किया जाएगा वो कहीं भी कारगर नहीं होगा, चाहे हम एंजियोप्लास्टी करा लें, चाहे बाईपास करा लें, क्योंकि वो बीमारी खत्म करने का तरीका नहीं है, वो तो बेल आउट प्रोसीजर है कि हम इस तकलीफ में पड़ गए थे, वहां से हमें बाहर निकलना है। अगर हमारे अंदर वो तत्व मौजूद हैं, फिर से दोबारा ये भी सुनते होंगे आप
कि 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुआ था या 6 महीने पहले हुआ था, फिर दोबारा कराना पड़ा, कभी किसी को बाईपास के लिए जाना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो मेन क्रक्स है कि जीवन शैली में परिवर्तन करें, अपने आहार, विचार, व्यायाम, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर कोई आदमी हृदय रोग की बात करता है और स्मोकिंग नहीं छोड़ना चाहता है तो मैं तो ये भी अनुरोध करता हूँ कि इलाज करने का कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी तकलीफ जहमत उठाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब ये हमको उम्र के साथ कुछ दिमागी बाधाएं आ जाती हैं कि हम अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे तो हमें मोशन नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, कई प्रकार की बातें हम सोच लेते हैं। उनसे उभरने के लिए कुछ काउंसलिंग की जरूरत होगी और सभी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ये स्मोकिंग जो समस्या पैदा करेगा उसका समाधान बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए इन सब बातों से हमें बचना होगा। तो जीवन शैली परिवर्तन ही मेन आधार है और जो भी बीमारियां हमारे साथ में है उस बीमारियों का समय रहते उपचार करने से हम अपनी हार्ट को सुरक्षित लंबे समय के लिए रख सकते हैं। मैं अभी इतना ही कह के अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं पुनः चाहूँगा कि संबंधित या और भी आपको लगता हो कि कोई बातें जाननी है, समझनी है, कृपया आप फ्री फील करें और बताएं, मैं उसका संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। डॉक्टर इस धरती के भगवान होते हैं, डॉक्टर न हो तो पता नहीं क्या हो जाए, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम अगर डॉक्टर के पास तत्काल पहुंच जाएं तो बहुत सी बीमारियां या बहुत सी तकलीफ़ें हमारी कम हो सकती हैं। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो क्वेश्चन करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, वो कृपया अपने को अनम्यूट करें और अपना नाम बताते हुए अपने प्रश्न रखेंगे। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न तो मैं ही आपसे करना चाह रहा था। मेरा बीपी हमेशा 120/80 आता है और सम टाइम बहुत रेयर कभी पेन वेन हुआ तो 130/90 से ऊपर कभी नहीं गया है। पर मुझे एक मित्र हैं मेरे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि एक 25 mg की प्रेसलार लेते रहो इतना नॉर्मल होने के बाद भी, तो मैं उसको रेगुलर लेता हूं सर, सुबह एक गोली। तो क्या ये ठीक होगा सर? ऐसा है कि आप ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं तो कुछ कमेंट करना थोड़ा इसलिए खराब है क्योंकि आपका पूरा बायोडाटा क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपने जो फिगर बताई 120/80 130/80 जी, निश्चित रूप से इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, ब्लड प्रेशर इसलिए भी जटिल और कुटिल है कि ये लगातार वेरी करता है। अगर सवेरे 8 बजे देखा जाए तो कुछ और मिलेगा, 9 बजे कुछ और मिलेगा, 12 बजे कुछ और मिलेगा, शाम के 6 से 7 बजे कुछ और मिलेगा। प्रश्न ये है कि हम किस क्षण डॉक्टर से मिले जी। इसलिए ब्लड प्रेशर क्या एक टारगेट है कि इस पैरामीटर इस पैमाने से ऊपर न रहे। एक अच्छे समय में ये 110-70 भी आएगा। एक्चुअली रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर तो 90-100 तक भी गिरता है। वो गिरना चाहिए। जिसका ब्लड प्रेशर नहीं गिर रहा है वो एबनॉर्मल है। और सवेरे सवेरे सो के उठते के साथ ब्लड प्रेशर बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत सारी ब्लड प्रेशर से जनित दुर्घटनाएं बाथरूम में हो जाती हैं या आदमी उठ ही नहीं पाता है। आप सुनते होंगे कि सवेरे सवेरे बहुत सारे मौत हो जाते हैं, पक्षाघात हो जाता है, हृदयाघात हो जाता है। एक्चुअली सुबह का समय हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही कठिन समय होता है। तो इसलिए किस समय का ब्लड प्रेशर है, एक ही आदमी जो ब्लड प्रेशर का मरीज है उसका सवेरे 160/100 आ रहा है, दवाई पे है, और दोपहर के टाइम में उसका ब्लड प्रेशर 130/80 आ रहा है। अब किसी चिकित्सक ने दोपहर में 130/80 देखा और वो बोला यार तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है, तुम क्यों दवाई खाते हो? अब उसने ये संज्ञान नहीं लिया कि इसका ब्लड प्रेशर सवेरे के टाइम में बढ़ता है। तो अगर सवेरे के टाइम बढ़ता है या शाम को बढ़ता है तो हमें किसी भी समय वो अपने उम्र 65 साल से ऊपर में 150/90 से ऊपर नहीं रहना चाहिए। 140/90 रहेगा तो भी अच्छा है, पर 150/90 तक अगर साथ में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें नहीं है, एक ही बीमारी है, अगर किडनी की बीमारी है किसी को तो उसका ब्लड प्रेशर 130/80 पे रखना जरूरी है, अन्यथा ये ब्लड प्रेशर किडनी को बहुत तनाव देगा। वही एक चीज है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर 130/80 रखना उचित होगा, अन्यथा हम इसे 150/90 पे अगर उससे ऊपर नहीं जाता है 24 घंटे में तो कोई तकलीफ नहीं है। इस चीज को जानने के लिए आजकल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती है। 24 घंटे का ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड निकाला जाता है और उससे कंफर्म किया जाता है, उसी के हिसाब से फिर दवाई की टाइमिंग को सेट किया जाता है। तो ये जो बातें हैं कि तुम्हारा बढ़ा हुआ है प्रेसोलार खाते रहो, तो अब ये तो बहुत साइंटिफिक नहीं है, तो इस तरीके से तो उसको नहीं एडवाइस किया जा सकता। सर एक बार
मेरी सेहत में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर नीचे का अचानक 120 आ गया था सर। आज से 4-5 साल पहले की बात है। और ये जो आपने बताया सर, मैंने कई बार मेजर किया है सुबह शाम, जो 120-80 की स्थिति है, पर सिर्फ एक बार ही मुझे ऐसा हुआ था कि 120-80 आ गया और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उन्होंने वो 120-80 नहीं, आपने कहा नहीं, नीचे का 120 आ गया था? नीचे का 120 आ गया था सर, ऊपर तो ऊपर का कितना था? 140-50 के आसपास था सर। देखिए, कोई भी ब्लड प्रेशर किसी का भी जो भी एबनॉर्मल आता है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो उसको तत्काल दवाई दी भी नहीं जाती। उसका कारण यही है कि उसको 2 या 3 बार कम से कम देखा जाता है, क्योंकि दवाई खाना नहीं खाना ये हमेशा का निर्णय है। ऐसे गहन निर्णय को करने के लिए बहुत गंभीरता से परीक्षण की आवश्यकता होती है। अगर 140 से 120 में कोई हृदयाघात से पेशेंट आया है, उसको वेट नहीं करते हैं। और अगर और कोई बात नहीं है तो निश्चित रूप से री मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि अगर किसी आदमी का नीचे का ब्लड प्रेशर 120 है, वो वापस नॉर्मल नहीं आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। केवल ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो 150, 160 भी हो सकता है, फिर 130 भी आ सकता है। और नीचे का 120 ब्लड प्रेशर या तो नापने में त्रुटि हुई हो या जो भी कोई और कारण हो, और ये ऐसा वापस अपने आप से नहीं आएगा, 120 नीचे नहीं आएगा वापस। मैं सर एक लंबे समय से वो 25 mg की गोली खा रहा हूँ। उसको पेपर में जो रेपर होता है उसमें तो 25 ही लिखा रहता है, बाकी मिनिमम mg की गोली है वो सर। हाँ सर, मैं इसको इसलिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बोल पाऊंगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपका किडनी फंक्शन कैसा है, आपका ईसीजी कैसा है। कई बार बहुत सारी चीज़ों का परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें दी जाती हैं। क्यों दी गई है, नहीं दी गई है, और आप लंबे समय से खा रहे हैं तो निश्चित में ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको बंद कर दीजिए, ये नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, उसकी समीक्षा वृहद रूप से की जा सकती है, और अगर कहीं बंद करना पड़ा तो लगातार निगरानी रखना होगा कि ये धीरे से बढ़ तो नहीं जाता है, ये भी देखना होगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मुझे एम्लोज 80-50 मॉर्निंग में है और लोसार 50 इवनिंग में है, तो और बीपी 150-90 ऐसा रहता है, कभी 160-90। 150-90 या 160-90 सर? 150-90 रहता है, एक आध टाइम 160, अगर गोली देर हो गई शाम की तो 160-90 हो सकता है, वो तो हो जाता है। हाँ देखिए, कभी कभार तो हम 24 घंटे तो उसको माप भी नहीं, रोक भी नहीं पाएंगे। थोड़े समय के लिए अगर थोड़ा सा बढ़ भी गया हो तो उतना ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, पर अधिकांश समय वह कंट्रोल में रहना चाहिए, जरूरी है। नंबर 1, आप 2 टाइम दवाई खा रहे हैं तो आपके टाइम से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि जो दोनों दवाइयां हैं ये 20 से 22 घंटे असर करती हैं, तो एक दवाई आपको बैकअप देगा। लेकिन आपकी रीडिंग ऐसी है कि सुबह कुछ आती है और शाम को कुछ और आती है, और जब सुबह की ज्यादा है या शाम की ज्यादा है, ऐसा लगातार आप देखते हैं, तो उस दवाई को रीशिफ्ट किया जा सकता है। अगर शाम की ज्यादा है तो दोनों दवाई कंबाइन करके सवेरे सवेरे खाई जाती है, खाई जा सकती है। अगर सवेरे का ज्यादा है तो दोनों दवाई को रात के टाइम के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये उसका तरीका है, बनिस्बत की दवाई बढ़ाएं, दवाई का टाइमिंग शिफ्ट करके भी हम उसको अच्छे से कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन 160 ना जाए ऐसा प्रयास तो करना पड़ेगा, और वो हो जाता है, बहुत कठिनाई नहीं है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। राव साहब बोलिए, अपना प्रश्न रखें। सर आपसे मिलने के लिए आपका लोकेशन कहाँ पर है, थोड़ा बता दीजिए। सर मेरी क्लिनिक प्रताप टाकीज चौक पे है बिलासपुर में। मैं 9 बजे से 1 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ सवेरे, और शाम को 5 से 6 रहता हूँ। और मेरी एक क्लिनिक की चेष्टा यही है कि मैं किसी प्रकार का कुछ मिराकल नहीं कर पाता हूँ सर। मैं आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, आपकी बात समझने और समझाने के लिए, और बृहद रूप से आपकी अंदरूनी अंगों की क्या स्थिति है उसका एक पूरा नाप जोख जरूर कर सकते हैं अपन। और एक बार बात समझ में आ जाए और चीजें कंट्रोल हो जाए तो बार बार आने की भी जरूरत नहीं होती। पूरा एग्जामिनेशन जरूर चाहिए, किडनी की हालत क्या है, क्योंकि ब्लड प्रेशर केवल नाप जोख की बीमारी नहीं है। हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या रहती है, हम लोग नाप जोख में फंसे रहते हैं। ये नाप जोख हमारे किडनी को किधर लपेट रहा है, हमारे हार्ट पे क्या तनाव पैदा कर दिया है, हमारे इको में हार्ट में मोटापा आ गया है क्या, हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है क्या, उन दवाइयों का संयोजन जो 5-7 दवाई उसी हिसाब से किया जाता है। फिर वो अच्छे से अच्छा संयोजन करने के बाद आपको कितना एक्सेप्टेबल है, आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका एक पूरा वर्कअप किया जाता है। और उसके बाद फिर ये आराम से चलता है। ब्लड प्रेशर मैंने कहा बहुत ही आसान और बहुत ही बेईमान बीमारी है। आसान इसलिए है कि अगर हम बातों को समझ लिए और हम खुद होम मॉनिटरिंग करते हैं
क्योंकि मैं अपने मरीजों से ये चाहता हूं कि आप खुद आएं। या आप डॉक्टर साहब दवाई खिला रहे हैं, मेरा सवेरे ठीक नहीं रहता, आप दवाई खिला रहे हैं मेरा शाम को नहीं, क्योंकि मेरे से तो आप एक ही समय मिल पाएंगे, या तो आप सवेरे आए या शाम को आए। बीमारी आपके साथ 24 घंटे है, आप उसके रखवाले हैं। तो आप अगर मुझे फीडबैक प्रॉपर दे पाएंगे तो उसका मैं उचित निराकरण का रास्ता निकाल पाऊंगा। तो नाप जोख अकेला नहीं है, बीमारी जो है ये वर्षानुसार हम लोग आगे हर साल में किडनी का टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल है तो कुछ हार्ट के भी टेस्ट करते हैं, आंख के पर्दे की जांच करते हैं, वो ये देखने के लिए कि ब्लड प्रेशर अंदर में धमनियों को क्या दुर्गति कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर दवाई का पुनः निर्माण किया जाता है। थैंक यू सर। धनेश सोलंकी जी मुंगेली से, धनेश सोलंकी जी मुंगेली से जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। आपने अपने व्याख्यान में तो वैसे संपूर्ण विवरण बताया, आपने कारण भी बताया और उसका निदान भी बताया जी। और फिर भी एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अब ये हार्ट अटैक के लिए कोई एज फैक्टर नहीं रह गया। मेरे घर में ही एक उदाहरण आया, मेरा भतीजा 31 साल का है, उसको ये अभी नवंबर 2020 में सीवियर हार्ट अटैक आया और इमीडिएट भर्ती करके उसको स्टेंट डालना पड़ा। तो ये क्या वजह हो सकती है कि उनका जीवन शैली या उनका खान पान कारण था, क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने जैसे कहा अपने उद्बोधन में कि मैंने इसे सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ था। एक्चुअली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी बोलते हैं, उसका एक एपिडेमिक चल रहा है। ये तो कोरोना के सामने थोड़ा पीछे चला गया, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक कोरोना नहीं था तो ये तो सही सामने 18 साल 20 साल, अभी मेरे पास 24 साल का लड़का 3 दिन पहले आया हुआ था छाती में दर्द लेकर के, 2 दिन पहले से छाती में दर्द हुआ था और उसको हृदयाघात हुआ था। तो अब ये कोई भी आदमी अगर आके हृदय की तकलीफ को बताता है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब 40 साल से पहले हाथ नहीं लगाते थे कि नहीं हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। आज 20, 22, 24, 25, इसके पीछे जो आप कारण पूछ रहे हैं, कारण वही है, जीवन शैली फॉल्टी होना। आप युवा वर्ग को देखिए, 2 बजे 3 बजे रात से पहले कोई सोता नहीं है। उनका स्क्रीन टाइम देखिए, लगातार मोबाइल में या कहीं कहीं फंसे रहते हैं। उनका तनाव लेवल देखिए, वो सब के सब तत्काल मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। खाना पीना सबको जंक फूड ही पसंद है, सबको बाहर की चीजें चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग अपने शरीर के साथ जिस तरह अत्याचार करते हैं, उस अत्याचार का नतीजा ये बीमारी प्रीपोन हो गया है। और मैंने जैसे कहा आपको, यंगर एज में ये ज्यादा मैलिग्नेंट है, ज्यादा खतरनाक है। उनके धमनियों की हालत बड़ी खराब होती है, कई लोग कालकौलित हो जाते हैं, बचते हैं तो बहुत बड़ा पंप डैमेज हो चुका है। और फिर एंजियोप्लास्टी 31 साल की उम्र में, तो जैसे मैंने पहले कहा था, थोड़ा निगेटिव बात कही थी, ये तो फिर से होना है, आगे फिर होना है। तो अभी भी अगर जीवन शैली को एग्रेसिवली ठीक नहीं किया गया और ये सोच लिया गया कि मेरा तो एंजियोप्लास्टी हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 2-4 साल में उनको फिर से इस चीज में जाना पड़ेगा। और अगर इस बात को अभी भी समझ लिए तो हमारी लॉन्जेविटी निश्चित रूप से अच्छी होगी। नहीं, आपके कहने से अब एक हिस्ट्री मेरे को समझ में आ रही है कि पिछले साल लॉकडाउन में वो घर में बैठ के ही लैपटॉप में अपना जॉब करते रहा, और आप जो बता रहे हैं लंबे समय तक इसमें कंप्यूटर में या उसमें बैठे रहना और जंक फूड उपयोग करना। अब जैसे खाना नहीं बना पाए समय पर तो बाहर से ऑर्डर करके बुलवा लिए खाना, ये इसमें कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण सर इसमें, और भी अगर उसको अपन अवलोकन करेंगे तो पता नहीं कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा था, डायबिटिक थे कि नहीं थे, यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ नहीं था, कुछ ना कुछ कारण होगा। मोटापा तो नहीं था, शारीरिक व्यायाम का नहीं करना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, किसी रूप में तंबाकू का यूज करना, बहुत सारी चीजें रहती हैं। हमको ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं था, और अगर हम गहराई से एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजें जरूर मिलेंगी हमको जिसको सुधारा जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मम्मी के संबंध में एक क्वेश्चन है। मम्मी की एज 84 इयर्स है जी, तो उनका बीपी, हाई बीपी की गोली वो कई सालों से ले रही हैं। 3 गोलियां लेती हैं, ट्रिपिन OM 40, एमलॉन्ग, क्या बोले? ट्रिपिन OM, ट्रिपिन, हाँ जी, ट्रिपिन OM 40, हाँ 40 mg की होगी शायद, एमलॉन्ग 25, एमलॉन्ग MT 25 और रस्यूमेक M5। मैडम ये तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम बताइए। उनकी प्रॉब्लम है क्या, घुटनों में दर्द वो तो है ही है, नसों में कुछ खिंचाव हो रहा है कुछ दिनों से, और पैरों के तलवों में लगातार कंटिन्यू जलन रहती बहुत दिनों से, कई साल से मतलब। तो ये क्या बीपी से संबंधित?
नहीं है, नहीं है, BP तलवों में संबंधित नहीं जलन है, जो नहीं। लेकिन जो 3 दवाइयां ले रही हैं जिसमें एमलॉन्ग 2.5, एक्चुअली एमलॉन्ग में एक एम्लोडिपिन नाम की दवाई होती है, वो एक फैमिली होती है दवाइयों की, सर डिपिन भी उसी फैमिली का है। तो एक ही फैमिली के दो चीज नहीं जनरली यूज करते हैं। अब ये किसी चिकित्सक के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ। और एम्लोडिपिन के डोज जो है 10 mg तक होता है, तो हम 2.5 mg पे ही क्यों रुक गए? अगर हमारी जरूरत है तो बनिस्बत हम दूसरी तीसरी दवाई जोड़ने का है, एक दवाई का उचित जो डोज है वहां तक जाना चाहिए हमको। और कोई उचित डोज में जाने से प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए अगर चेंज कर रहे हैं या कुछ और जोड़ते हैं तो बात अलग है। तो 84 साल में निश्चित रूप से एम्लोडिपिन बहुत अच्छी दवाई है। और एम्लोडिपिन जो एमलॉन्ग है उसका डोज 2.5 में तो नहीं होगा, थोड़ी हायर डोज की जरूरत पड़ेगी। तो इनको मतलब डॉक्टर को एक बार सलाह ले लेनी चाहिए और दिखा के। हाँ जरूर करनी चाहिए, जरूर। और पैरों में जो जलन है वो बीपी का कारण नहीं है ना? नहीं, वो बीपी से नहीं होगा, या तो B12 की कमी होगी, B12 चेक करा लीजिए, या फिर अगर डायबिटिक तो नहीं है उसको देख लीजिए, कई बार उससे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। वो सब नहीं होगा तो कई बार कमर की हड्डियों में बंधन होता है, उससे जो नर्व्स है वो प्रेस होते हैं, उसके कारण भी होता है। ये 2-3 कारण मुख्य हैं जो उससे होता है। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा, जैसे अपन कोई भी जनरल, मैं भी बीपी की दवाई मेरी भी एक चलती है, अपन लंबे समय से वही टेबलेट ले रहे हैं एक ही, तो क्या कुछ समय बाद चेंज करना चाहिए कि वही लेते रहना चाहिए? मैडम, इस पे मेरा उत्तर ये है कि पिछले 30 साल से ब्लड प्रेशर का मैं इलाज करता हूँ। आने वाले समय में लगातार दवाइयों में संशोधन हो रहा है, एक के बाद एक सुंदर मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं। 30 साल पहले जब हम लोग इलाज करते थे तो ब्लड प्रेशर तो नीचे आता था, मरीज भी नीचे हो जाता था, इतने साइड इफेक्ट्स होते थे। आज 250-140 ब्लड प्रेशर का मरीज भी ना उसे एक दिन काम छोड़ना पड़ता है, ना उसे कोई अलग से बंधन करना पड़ता है। तो दवाइयों के परिवर्तन का कारण होना चाहिए। कारण एक है कि अच्छी दवाइयां आ गई हैं, उनका साइड इफेक्ट मिनिमम है, टॉलरेंस अच्छा है, इसलिए उसको हम बदलेंगे। या हमारे अंदर अब डायबिटीज आ गई है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसके कारण कोई दवाई बदलेंगे। दवाई पुरानी हो गई है, केवल इसी नाम पे दवाई नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ उसके अगर फैमिली में और अच्छी दवाइयां आ गई हैं तो हमें मरीज को उसका लाभ तो मिलना चाहिए, पुरानी दवाई पे क्यों रहेगा वो। तो इस तरीके से उसका समझ है। अंधारे साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं अंधारे बोल रहा हूँ। हाँ सर नमस्कार, बोलिए। मेरा एक प्रश्न ऐसा निजी नहीं है, हाँ बोलिए सर। ये है कि हमको एक्सरसाइज और हार्ट इसको लिंकअप करें। हम जिम भी जाते लोग या फिर बॉडी बिल्डर भी बनना चाहते हैं, इस टाइप से। मैंने एक ये है कि हमारे ये इसमें हमारे पे घटना हो चुकी है, कुछ संदेह है कि बॉडी एक्सरसाइज करता है, वो अभी 20 साल की एज थी, मॉर्निंग को 7 बजे वो एक्सरसाइज करते करते उसका हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। हाँ नहीं, ये बहुत कॉमन दुर्घटनाएं हैं सर कि एक्सरसाइज करते हुए, अभी सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया, और भी कई लोग हैं जो ट्रेडमिल पे चलते हुए दौड़ते हुए हृदयाघात के शिकार हुए हैं। 2 बातें हैं, देखिए इसमें एक बैलेंस की जरूरत होती है। फर्स्ट, आदमी को पहले अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए कि मेरे अंदर में कोई छुपी हुई लुकी हुई बीमारी तो नहीं है। मौत अचानक नहीं आती है, मौत आती है नेग्लिजेंस से, और नेग्लिजेंस भी आदमी जानबूझ के नहीं करता, अननोइंगली करता है। तो हमने अचानक उतावलापन आ गया कि बॉडी बिल्डिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमने कोई सलाह नहीं ली, और हम जो जिम के ट्रेनर होते हैं उनके मार्गदर्शन में एक के बाद एक एक्सरसाइज की कैपेसिटी को बढ़ाते चले गए। तो अगर हमारा हृदय ठीक नहीं है या अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का समस्या है जो ये बताता है कि शायद 20-30% का ब्लॉकेड होगा, और सडनली हम विग्रस एक्सरसाइज कर लिए तो उसमें एक प्लेक फॉर्मेशन हो गया और इमीडिएटली वो 100% ब्लॉक हो जाता है। और जैसा मैंने कहा कि यंगर दी एज वर्स्ट इज द आउटकम। सडनली अगर ब्लॉक हो गया तो वो लोग सडन डेथ को ही जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, सौरव गांगुली जैसे, वो भी काफी गंभीर हो गए थे जिनको समय पे मिल गया। हमारे अभी ये घटना हो चुकी है, अभी एक बिल्कुल होती होगी सर। उनकी उम्र 65 साल की थी और वो हरियाणा में बॉडी बिल्डर के इसमें गए भी थे। तो अचानक उनको 7 बजे मॉर्निंग को वही एक्सरसाइज, मेरे को लगता है 7 बजे का टाइम तो वही आता है मॉर्निंग का, आता है। बरोबर। ऐसा लगता है उस समय कुछ एक्सरसाइज करते करते उनको अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। इसमें क्या होता है सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो रेगुलर करते हैं एक्सरसाइज वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं। हमारा हेल्थ का डेफिनेशन ही एक्चुअली थोड़ा फॉल्टी है।
हेल्दी का मतलब बॉडी अच्छी है, हम मेहनत कर लेते हैं, मतलब हम हेल्दी। हेल्थ कुछ इनविजिबल चीजें भी हैं। तो ये जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हम कुछ विगरस एक्सरसाइज वगैरह पहले करते रहे हैं, धीरे धीरे समय बीत गया, 65 वर्ष की उम्र हो रही है, 66, हमने ये टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है कि हम तो ये सब करने के आदी हैं, हमको करना है। हमें अपनी उम्र को भी स्वीकार करना है और ये मानना है ये कुछ चीजें, कुछ परिवर्तन शरीर के अंदर समयानुकूल होते रहती है। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपने बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट दीजिए। क्या गिफ्ट चाहिए? एक टोटल मेडिकल चेकअप होना चाहिए प्रति वर्ष, और उसका डाटा मेंटेन होना चाहिए कि मैं कैसा था, और अगर कोई भी उसमें अवांछित चीज आ रही है तो उसे तत्काल हमें ठीक करने का उपाय देखना चाहिए। तो जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं उनको देखना होगा, जो अकस्मात होने वाली चीजें हैं उनसे जहां तक बचा जा सकता है बचना होगा। फिर भी कुछ घटनाएं हैं जिसको 100% तो नहीं रोक पाते हैं, और सब कुछ करने के बाद में भी ये होता रहता है। ऐसा भी नहीं कि मेडिकल चेकअप हो गया तो ये नहीं होगा, लेकिन संभावना कम बन जाती है। अनजाने में हम उस तरफ नहीं पहुंचते जहां हमें नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सर। विवेक हातेकर मनमाड़ से सर। जी जी हातेकर जी प्लीज। ये जो बीपी का मॉनिटर है डिजिटल उमरान का, उसके ऊपर कितना विश्वास रख सकते हैं? नहीं, विश्वास नहीं करने का कोई कारण ही नहीं है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर बहुत अच्छा है उमरान का, हम लोग के क्लिनिक में वो वही यूज करते हैं, क्योंकि वैसे भी जो मरकरी है वो बैन किया जा चुका है। मरकरी वाले मशीन अब मिलना भी नहीं चाहिए आगे। दूसरा, अच्छा, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं उसमें थोड़ा सा तकलीफ है, कुछ नापने में गलती होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, डायरेक्ट नहीं है, चाहे जैसा भी नापें। तो नापने की कुछ विधि विधान है कि हम बैठ के नापना है, डाइनिंग टेबल लेवल पे हाथ होना चाहिए, हाथ बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। बहुत सारे मरीज हमारे जब ब्लड प्रेशर नापाते हैं तो मुट्ठी भींच लेते हैं जैसे ब्लड देने जाना हो। टोटल रिलैक्स रहना होगा, है ना। कुछ है उसका जो कफ है वो कैसा बंधेगा, वो कोहनी से कितना ऊपर, 1 इंच ऊपर उसका नीचे वाला सिरा होना चाहिए। ये बीट टू बीट वेरी करता है। एक ही आदमी का जिस भी मशीन से लेंगे, अगर 5 मिनट का अंतराल में लेंगे तो सेम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना। हमारे को क्या देखना है कि हमको सीमांकन करना है कि अगर हमारे लिए नॉर्मल 140-90 है तो क्या उससे ऊपर आ रहा है, और एक रीडिंग ऊपर आने से भी हमको पैनिक नहीं होना है। वो हमारे लिए एक जिज्ञासा है कि आगे हम और चेक करके देखें क्या ये लगातार ज्यादा है या ऐसे ही कोई कारण से हो गया था। स्पेशली ऊपर का ब्लड प्रेशर वो बहुत सारी चीजों से वेरी करता है। अगर हम बहुत तेजी से भागते हुए आए हैं, बहुत मानसिक तनाव में हैं, हमें कहीं दर्द हो रहा है, इन सभी चीजों में ऊपर का ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे यहाँ अधिकांश लोग आते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कैसे, मेरे को चक्कर आ रहा है। पता चला कि चक्कर आ रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि कॉमन कारण है उसके कारण। चूंकि उससे चक्कर आ रहा है, वो तकलीफ में है, तो ऊपर का ब्लड प्रेशर तो 10-20 पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम उसको ब्लड प्रेशर की दवाई उस समय नहीं देते हैं, हम उससे चक्कर खत्म होने की दवाई देते हैं, पुनः चेक करते हैं, और 90% कंडीशन में वो ब्लड प्रेशर वापस आ चुका होता है। अगर हम उसका ध्यान नहीं देते तो एक ब्लड प्रेशर की दवाई उसे जिंदगी भर के लिए खाना शुरू करना पड़ता है। ये बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें हैं। अगर आदमी को आप किसी दवाई को नियमित खाने के लिए जिम्मेदार करना चाहते हो पहली बार, तो आप 100% श्योर होइए इसका लाभ भी मिलेगा उसको हम हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से बचा पाएंगे। अगर वैसा ब्लड प्रेशर नहीं है तो एक दवाई के बोझ तले क्यों दबाना है उसको। ये बहुत डेलिकेट डिसीजन है, और ब्लड प्रेशर एक समान कभी नहीं रहेगा। ये नीचे वाला कितना होना चाहिए 60 उम्र के लिए? 60 किसी भी उम्र में 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उम्र का बंधेज इस हिसाब से नहीं है। नीचे ऊपर क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नीचे का ब्लड प्रेशर कम होता है, 50 होगा, 60 होगा। अचानक नजर पड़ेगी कि अरे मेरा तो बीपी घट रहा है। कैसा घट रहा है? नीचे का 40 आ रहा था, 50 आ रहा था, वो नहीं घट रहा है। ऊपर वाला अगर 170-80 है तो उसे निश्चित घटाना हमारे लिए आवश्यक है। थैंक यू सर। बाल गोविंद सर, बाल गोविंद अग्रवाल सर डॉक्टर साहब जी, बाल गोविंद जी डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। बोलिए। ये हार्ट अटैक आने का लक्षण अगर आता है तो तत्काल में क्या उपचार करना चाहिए? उपचार तो आप देखिए कर सकते हैं। डिस्प्रिन नाम की एक दवाई है, 325 मिलीग्राम की आती है, बहुत पुरानी दवाई है, वो घर में रखना चाहिए। डिस्प्रिन, उसका सेवन आप तुरंत कर सकते हैं जब तक आप डॉक्टर को सूचित करें या वो आगे कुछ करें। और वैसे एक दवाई और आती है क्लोपिडोग्राल, पर उसको छोड़ दीजिए। आप अकेला इसी दवाई को ही अगर प्रयोग कर लेंगे तो ये काफी यूजफुल होगा। पर उसका 325 मिलीग्राम क्या होता है, इकोस्प्रिन 75-150 आती है, वो काम नहीं करेगी। डिस्प्रिन
डिस्प्रिन की गोली है, चीप लें या तो चबा लें उसको या पानी में घोल के तुरंत पी लें। जी जी, हाँ बोलिए थैंक यू डॉक्टर साहब। एक छोटा सा प्रश्न डॉक्टर साहब, मैं जांजगीर से बोल रहा हूँ, मधुसूदन शर्मा। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैंने पढ़ा था कि ये अटैक वगैरह सुबह सुबह ज्यादा आता है, इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए बूढ़े लोगों को। मैं ये करता हूँ, मैं 2-2 घंटे पानी पीता रहता हूँ, जब उठता हूँ तो पानी पीता हूँ, तो क्या ठीक है? मैं अभी इस बात को कहा, बार बार कहा कि सुबह का समय शरीर के लिए बहुत बड़ा तनाव का समय है। हृदय आघात, पक्षाघात, अचानक मौत होना, ये डिहाइड्रेशन से तो खैर नहीं होता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल जो स्टॉर्म आता है बॉडी के अंदर 4-5 बजे सवेरे के बाद, जिम्मेदारी उसकी होती है। पानी पीने से बुराई कुछ भी नहीं है, आप पानी ले सकते हैं, पर इस स्टॉर्म को पानी नहीं रोक सकेगा। डिहाइड्रेशन से नहीं होता है ये। डिहाइड्रेशन क्यों होगा? डिहाइड्रेशन तब होता है जब हमारी उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, बुखार तेज चल रहा है, या हम खाना पीना नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी को डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो पानी का प्रयोग करिए, उसमें बुराई नहीं है, पर वो पक्षाघात से बचाएगा या सवेरे जो दुर्घटना होती है उससे बचाएगा, ऐसा सोचना उचित नहीं। थैंक यू सर। ओके, यमला साहू मैडम, दुर्ग से बोल रहे हैं सर। नमस्कार। बोलिए। बीपी का दवा तो मैं भी खाती हूँ, लेकिन मेरे को शुगर वगैरह नहीं है। लेकिन अभी 20-22 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद से कमर के ऊपर थोड़ा सा और पीठ के नीचे दर्द रहता, बहुत दर्द होता है, तो उसी को मैं सोची आपसे पूछ लेती हूँ। संबंधित तो नहीं है? नहीं है, इस दर्द ब्लड प्रेशर संबंधित नहीं है वो दर्द। वो रीढ़ की हड्डी, अगर कुछ इलाज हो तो बताइए, क्योंकि दर्द होता है सोने के समय। जी, हाँ, संबंधित। जी, वो जो स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, उसके अंदर बंधन होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो ब्लड प्रेशर संबंधित नहीं है। उसको अलग ऑर्थोपेडिक से दिखा के उसका सलाह मशवरा करना होगा। उसमें कुछ व्यायाम है, कुछ डूज है, डू नॉट्स है, जैसे सामने झुकना रुकना होगा, वेट लिफ्टिंग, कोई भी चीज उठाना नहीं करना होगा, बिस्तर से कैसे उठा जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, वो सब आपको एक उचित सलाह इन लोग देंगे। वो एक तकलीफ है जो लगातार चलते रहती है, और अगर खून में कैल्शियम वगैरह की कमी है तो वो आपको सप्लीमेंट देंगे। वो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर संबंधित नहीं है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर से संबंधित नहीं है सर, लेकिन वही मैं बताई ना, जो हड्डी के डॉक्टर हैं, मैं उनसे दवा ली हूँ, तो अभी पहले से काफी रिलीफ है। जी, ठीक, थैंक यू। पुष्पलता मैडम। हाँ सर, मैं दुर्ग से मिसेस बंसल बोल रही हूँ। सर, मैं वैसे ही हाइपरटेंसिव पेशेंट हूँ और मैं टेलमिसार्टन 40 mg लेती हूँ, और आपका 6.5 आपका सीटी भी लेती हूँ, और 10 mg अटूरवॉक्स लेती हूँ, और इकोस्प्रिन 75 mg लेती हूँ लास्ट 5 ईयर से सर, लास्ट 10 ईयर से। अभी तो सर बीपी मेरा नॉर्मल है, पर मेरे पल्स मेरा 100 के आसपास रहता है सर। ये ऑक्सीमीटर से नापती हूँ तो पल्स 100 जाता है। ओके, आपके इस पल्स में कोई नया परिवर्तन हुआ है या हमेशा ही ऐसा रहता है आपका, या आपने आप जांचना शुरू किया तो पता लगा? नहीं, नया परिवर्तन मुझे अभी अभी लगने लगा सर, वो पल्स 100 ही आता है। और ब्लड प्रेशर कितना आता है आपका? ब्लड प्रेशर 140 और 80 उसके आसपास रहता है। ठीक है मैडम, ये अगर आपको नया है तो एक बार तो थोड़ा सा हार्ट की भी जांच करनी होगी कि ब्लड पल्स रेट क्यों बढ़ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, या कई बार एंजाइटी या टेम्परेचर। जैसे मेरा कहना है कि किसी प्रकार की एंजाइटी हो तो उसमें भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये चेक करके ये देखना होगा कि हार्ट रेट बढ़ने का कोई महत्व है या महत्वहीन है। फिर भी अगर ये बढ़ा ही हुआ है तो आपकी दवाई में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा। कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जो पल्स रेट के ऊपर में कंट्रोल रखती हैं, तो अगर आवश्यकता होगा, लगातार आपका पल्स रेट ज़्यादा होगा और कोई कारण मौजूद नहीं है, तो दवाई में थोड़ा सा बीटा ब्लॉकर एक ग्रुप की दवाई बोलते हैं, उसको ऐड करने से पल्स रेट में। दवाई का नाम बताएंगे मैडम? वो अपने आप से नहीं कर पाएंगी, बिना जांच पड़ताल के नहीं कर पाएंगी, किसी चिकित्सक से सलाह कर लीजिए, क्योंकि वो उचित नहीं होगा ऐसे। तो लॉकडाउन है सर, कोई बात नहीं, अभी आपको इससे कोई बहुत प्रॉब्लम तो है नहीं तत्काल, और ऐसे आप दवाई लेंगी ना तो फिर वो मतलब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा आपका, वो उचित नहीं है, ऐसा मत लीजिएगा। आप दिखा लीजिएगा। ये 100% में कोई पहाड़ नहीं टूटा है, वो हो सकता है, कई लोग का रहता है ऐसा, हो सकता है पहले भी रहता होगा आपका, आपने जांचा अब है तो पता चल रहा है। इन मामलों में सर बहुत ही पंक्चुअल हूँ,
बीपी ओवर लेने में। अभी हाँ, ठीक है। ऑक्सीमीटर से नाप रही हूँ तो 98 तो वो देता ऑक्सीजन लेवल, हाँ और ये पल्स मेरा 100 आता था, 100 के हाँ, और आसपास। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आप नापती होंगी बीपी, तो उसमें ही पल्स दिखाता था। कितना आता था पहले आपका? पल्स तो सर 80, 85, 72 इसके आसपास ही रहता था। ओके, तो कहने का तात्पर्य है कि पल्स में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन का कारण हाँ। बिना जाने हुए दवाई कैसे करेंगे आप? परिवर्तन का कारण भी जानना होगा ना, क्यों हो रहा है करके। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया प्लीज। मैं बिलासपुर से एम देवरस बोल रही हूँ। जी जी सर मेरा ये प्रश्न था कि जो पल्स रेट है वो लो रहती है, तो इसका क्या कारण है और क्या किया जाना चाहिए? नहीं, लो मतलब कितनी लो, कितनी रहती है? यानी लो, अगर हम इवनिंग में लो लें तो पल्स रेट कम रहेगी, जैसे नॉट 75 से बहुत, सॉरी 72 से बहुत कम रहेगी, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा था मैडम कि पल्स और ब्लड प्रेशर लगातार परिवर्तन होता है, वो एक समान तो कभी होता नहीं। उसको एक सीमा है, जैसे 60 से 80 का सीमा है। लेकिन अभी जैसे बहन जी पूछ रही थी 100 हो गया, 100 में भी कोई परेशानी नहीं है, 60 से 50 में भी परेशानी नहीं है, लेकिन वो 50 से भी घटते चला जा रहा है, तो उसको देखना होगा कि कोई ऐसा माने जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, या कई बार कुछ दवाइयां, जैसे उनके लिए मैं बता रहा था बीटा ब्लॉकर की दवाई है, कोई बीटा ब्लॉकर की दवाई खा रहा है, उससे भी उसका पल्स रेट घट जाता है ना। तो पल्स रेट घटने का कारण क्या है, वो कारण समझना महत्वपूर्ण है। पल्स रेट अकेला इंडिकेटर नहीं है कि वो कोई गंभीरता है, और सुबह से शाम तक वो तो परिवर्तन होगा ही होगा, सभी चीजों में परिवर्तन होगा। हृदय गति में परिवर्तन होगी तो पल्स रेट अलग आएगा, ब्लड प्रेशर में परिवर्तन होगा, तो एक समान कभी नहीं रहता मैडम, ये डायनेमिक है। थैंक यू सर। एक और मेरा प्रश्न था सर, आपने जो हैबिट्स के बारे में बताया है, और आपने स्मोकिंग कहा और नंबर ऑफ हैबिट्स आपने बताई, तो अल्कोहल का भी कोई असर होता है क्या हमारे? 100%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो अल्कोहल है वो ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल में जो एक कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड, दोनों को बिगाड़ता है। अच्छा, इथिकली हम लोग अल्कोहल कंजम्पशन को डिसअलाउ करते हैं इथिकली। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अनुवांशिक जीन्स का हृदय रोग में कोई असर होता है क्या? बहुत ज्यादा अनुवांशिक हृदय रोग पे, ये जो छोटे उम्र के लोगों को बता रहे हैं आप, उनमें सबसे पहला चीज तो वही होता है सबसे ज्यादा। वो एक्चुअली क्या, देखिए जीन का प्रॉब्लम, बैकग्राउंड समझ लीजिए कि जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज्ड है, जिनके फैमिली में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज है, प्रीमेच्योर का मतलब है 50-55 की एज पे, 65-70 को प्रीमेच्योर नहीं बोलते, वो लोग अपने आप से हाई रिस्क में। जिनकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम चलती है, जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चलती है, जिनकी फैमिली में डायबिटीज है, ये सब बिना बीमार हुए ही यंगर एज पे ही हाई थ्रेशोल्ड पे होते हैं। और इस पहचान का जो मूल निवारण है वो ये है कि यंगर एज से ही हमको केयर टेकर बन जाना चाहिए अपना, ताकि इन सब चीज़ों से हम जितनी दूर तक बचा सके अपने आप को बचाना चाहिए। बाकी हम जीन्स तो चेंज नहीं कर पाएंगे आज, हालांकि ये भी मेडिकल साइंस में आएगा देर सवेर, जब आएगा तब के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें हम, ताकि उसका भी लाभ ले सकें। तो जेनेटिक बैकग्राउंड तो निश्चित है, ब्लड प्रेशर का भी है, डायबिटीज का भी है, कोलेस्ट्रॉल का भी है, और ये सब मिलके अल्टीमेटली हार्ट डिजीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत थैंक यू सर। दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ मैं कि हमारे एक रिलेशन में एक लेडीज मेंबर को हार्ट में छेद था उसमें, और करीब करीब उन्होंने 17-18 साल तक उन्होंने अपना जीवन जिया और वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद उनके भाई के यहाँ बच्ची हुई है, उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई जैसे हुई, तो उसको हार्ट में छेद था और सब उसके लिए भी ये सब किया गया, तो वो भी 1-2 साल ही रही, ज्यादा नहीं रही। तो ये उसी का असर था ऐसा ये? हाँ, नहीं, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये सब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हार्ट के छेद से और मृत्यु को प्राप्त होना, ये तो बहुत कठिन बात हो गई, ये तो होता नहीं है। ये जरूर हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में या समझने समझाने में देरी कर लेते हैं, अन्यथा छेद वेद की प्रॉब्लम से आज कोई काल कवलित होता नहीं है। हम उसको लंबे समय के लिए छोड़ दिए, हार्ट पे उसका पूरा दुष्प्रभाव हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, क्योंकि एक समय आता है, क्या होता है, अब जैसा भाई साहब ने बताया कि मैं इको करता हूँ, मैं छोटे बच्चों का इको करता हूँ, कई बार बड़ी कठिन समस्या आ जाती है,
माँ बाप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कुछ तो था नहीं, आपने क्या क्या बता दिया। फिर ऑपरेशन की बात तो सुनने के बाद आदमी और ज़्यादा बिखर जाता है कि नहीं हम नहीं करा पाएंगे। तो इस कंडीशन में फिर कई लोग तो कई प्रकार के चीज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर साल 2 साल बाद वो लौट के आते हैं, तब तक चीज़ें और बिगड़ चुकी होती हैं, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव हार्ट के चेम्बर में पड़ना शुरू हो जाता है। और एक समय के बाद जब वो रिवर्सिबल नहीं रह जाता है, तब हम लाख करोड़ रुपए लेकर के भी उसको ठीक नहीं कर पाते। तो हमें समय का ध्यान रखना जरूरी है, कौन सा चीज किस समय में ठीक किया जा सकता है। मिस्टर DS बनाफर जी अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, बोले अपना प्रश्न रखें। सर मैं वो आपके पास में 2 बार इको कराया हूँ, शायद आप मेरे को पहचानते होंगे। तो सर मैं अभी जैसे सोता हूँ तो सोते हूँ उस समय थोड़ा सा मेरे को अनेबल टाइप का लगता है। अनईजी मतलब अनईजी टाइप का लगता है, और गले में जो है कफ आता है, कफ को जैसे ही मैं खखार लेता हूँ तो ठीक हो जाता है। तो ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनाफर साहब, इको और इसका कोई संबंध नहीं है आपस में। इको जो है वो हार्ट की संरचना, पंप की स्थिति और आपका रेस्ट कंडीशन में हृदय का जो फंक्शनिंग है ठीक है कि नहीं, चैम्बर्स फैले तो नहीं है, मोटे तो नहीं हुए हैं, वॉल ठीक है, यही सब चीजें बताती हैं। ये तकलीफ हार्ट से संबंधित है या नहीं है ये भी डाउटफुल है, क्योंकि अगर ऐसा आपको लेटने में तकलीफ हो रहा है तो चलने फिरने में और ज्यादा तकलीफ होगी। सर मैं चलने में प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, इसीलिए वो हार्ट से संबंधित होगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है नगण्य। अच्छा, अशोक कुमार शुक्ला जी, हाँ बोलिए सर, अपनी बात रखें। बोलिए सर, ये पिछले 1 साल से जब से मैं घर में बैठा हूँ, ये कोरोना के चक्कर में मैं सुबह घूमने निकलता हूँ सर, तो थोड़ी देर बाद मेरी सांस फूलने लगती है, पहले नहीं फूलती थी सर। यह लक्षण निश्चित रूप से हमें प्रेरित करेगा कि हम अपने हृदय की विस्तार से जांच कराएं। यह निश्चित रूप से, क्योंकि ये मैंने जैसे लक्षण बताए थे उन लक्षणों में ही आता है। मेहनत करने पे हमारा सांस फूल जाना, छाती में भारीपन लगना और रुकने से अच्छा लगना और फिर कर पाना, ये निश्चित रूप से किसी हृदय रोग का ही। ECG मेरा नॉर्मल है सर, मैंने चेक कराया था। नहीं आएगा, एक सेकंड समझ लीजिए सर, ECG हम कब करते हैं? रेस्टिंग कंडीशन में, जब आप सोए हुए हैं। उस कंडीशन में प्रॉब्लम तब आएगा जब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ चुका होगा। अभी आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा इको, और उससे भी ज्यादा आइडेंटिफाई होगा ट्रेडमिल करने पे। अगर आप ट्रेडमिल करने लायक होंगे तो जब आपकी हृदय गति बढ़ेगी, कर लेंगे। हाँ नहीं, हृदय गति आपकी जब बढ़ेगी, चलने में क्या होता है, चलने में हमारी हृदय गति बढ़ती है, तो जब हृदय गति बढ़ेगी उस समय का ECG आपका एबनॉर्मल आ सकता है, अगर आएगा तो। क्या टेस्ट करा लें सर? ट्रेडमिल टेस्ट करने के लिए, ट्रेडमिल बोलते हैं उसको, ट्रेडमिल टेस्ट से पता लगेगा कि आपकी क्या हो रहा है। चलने में जो सांस फूलता है वो हार्ट से मतलब हमको मेडिसिन के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर मेडिसिन के पास जाइए या कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, ज्यादा अच्छा होगा। ट्रेडमिल तो थोड़ा सुरक्षित स्थान पे करना ही उचित होगा, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वो एक बार ट्रेडमिल कर लेगा। दामोदर जी अपनी बात रखें। श्री दामोदर। सर मैं दामोदर भिलाई से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब का नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर आपने बहुत ही अच्छी सारगर्भित जानकारी दी। मेरे सर 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, मेरे रिश्तेदार डॉक्टर लीलाधर धोटे जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, न उनको कोई जेनेटिक बीमारी थी, न उनको उनका खान पान, और उन्होंने पूरा पेंडेमिक अपना जो प्रोटोकॉल है, कोविड-19 प्रोटोकॉल बिहेवियर, उसको टोटली मेंटेन किया था, फिर भी ऑक्सीजन की कमी बताकर उनको मृत घोषित कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि हृदय स्पंदन जो होता है हमारे मांसपेशियों के द्वारा होता है। जब हमारी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती तो हृदय स्पंदन का बंद हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग पेसमेकर लगाते हैं, आप लोग सलाह देते हैं सर। मैं आपके दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर देता हूँ। तो पेसमेकर क्यों लगाते हैं? हाँ, मैं ये 2 प्रश्न का। हाँ, दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे रहा हूँ। ये हालांकि मैंने अपने उद्बोधन में बताया है कि जब जो मांसपेशी नहीं, एक्चुअली हृदय की पेशियां ही अलग होती हैं, इसके अंदर में एक पेसमेकर होता है, ऑलरेडी होता है, उसको ऐसे नोड बोलते हैं, वो इम्पल्स बनाता है। तो वो उसमें जब डिजनरेशन हो जाएगा या उसके बनाने की विधि में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, जब वो ठीक से बना नहीं पाएगा, उसको क्रूड शब्दों में बोले कि बैटरी फेल्यूर हो गया, बैटरी वर्क नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में पेसमेकर की जरूरत होती है। हम बाहर से उस बैटरी से उसको संचालित करते हैं। तो ये हुआ आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। पहला, डॉक्टर धोटे साहब का ये इंडिविजुअलाइज क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी
अचानक क्यों हो गई। आज के तारीख में ऑक्सीजन की कमी वाली बात तो बड़ी गंभीर है, और सारा चीज़ फॉलो करना ये हमको कोविड से बचा ही लेता है ऐसा भी नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बाद में भी कोविड से हम 100% बच जाते हैं ये भी नहीं है। तीसरा, अगर 60-65 से ऊपर की उम्र हो जाती है और अगर हम रेगुलर चेकअप नहीं कराए हैं, ये मान के चलते हमारा हर कुछ अच्छा ही था, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम हृदयाघात से बच के रह पाएंगे। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, हृदयाघात का कारण भी हो सकता है सडन डेथ होने के कारण, और बाकी तो ऑक्सीजन की कमी होने के दूसरे जो कारण है आज की तारीख में उनको भी अन्वेषण। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं मिसेस पुष्पलता बंसल, मुझे आज धन्यवाद ज्ञापन का कार्यभार सौंपा गया है। आदरणीय वर्चुअल मंच, आज हम 25वें तकनीकी संयोजन में एकत्रित हुए हैं और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश वर्मा, जिन्होंने हमें हृदय रोग से संबंधित सारगर्भित चीजें बताई जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आज के अध्यक्ष श्री SS जैन, वो आज के अध्यक्ष हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष देवरस सर, महासचिव जैन सर और सोनी जी, और उपस्थित वर्चुअल मंच में उपस्थित अन्य श्रोतागण, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाया, और धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। अब मैं जैन साहब कृपया श्रद्धांजलि के लिए हमारे सदस्यों का नाम लेते हुए और हम लोग अपनी जगह पर बैठकर 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। जैन साहब कृपया नाम बताएं। ओके सर। संबंध विभिन्न संघों के कुछ सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका आकस्मिक निधन हुआ है। उनका नाम इस प्रकार है: श्री CP सोनी 14 अप्रैल, साहू निशाली भिलाई 13 अप्रैल, श्री डोमन सिंह साहू धनोरा भिलाई 13 अप्रैल, श्री कौशल यादव शिक्षक नगर दुर्ग 14 अप्रैल, श्री नरसिंह निषाद उतई भिलाई 15 अप्रैल, श्री LR रघुवंशी बड़ौदा भिलाई 15 अप्रैल, श्रीमती अचला रानी तिवारी दुर्ग पदनापुर 16 अप्रैल। इसके अतिरिक्त हमारे प्रांतीय स्तर के संघ छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फ्रेंस के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर श्री DK शर्मा जी के दामाद, जो कि रायपुर में रहते थे, श्री राकेश तिवारी जी, उनका कोरोना के कारण कल ही दिनांक 17/4 को रायपुर में। हम इन सभी सदस्यों को जो हमसे बिछुड़ गए हैं मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। कृपया हाथ जोड़ लेंगे। ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर साहब, आपको विशेष धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया और बहुत सारगर्भित जानकारी हम लोगों को दी। और निवेदन है कि अगर फिर कभी मौका देंगे तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। नहीं, अवश्य सर, अवश्य। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के सहभागिता के लिए। अब मिलेंगे अपन 2 मई को। 2 मई को मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज की सभा का समापन किया जाए। थैंक यू सर। ओके सर।